नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ, दो बैलों की कथा, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद, इनके विषय में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। जैसे कि जानते हैं आपकी पाठ का जो आपका दो बैलों की कथा पाठ है, इस पाठ में हमने सबसे पहले गधे के बारे में पढ़ा था कि जानवरों में गधे को बुद्धिहीन समझा जाता है। तो देखिए बुद्धिहीन समझने का कारण भी हमने पिछली कक्षा में इस पर चर्चा की थी कि बुद्धिहीन समझने का सबसे बड़ा कारण क्या था। ये सबसे बड़ा कारण था उसका सीधापन, कि उसके सीधापन और सबसे ज्यादा सहिष्णुता यानी सीधेपन के कारण, सहनशीलता के कारण उसे ये पदवी मिली है। फिर आगे रचनाकार ने जो तुलना की थी वो गाय और कुत्ते से की थी कि गाय भी क्या करता है, सबसे सीधा जानवर है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी वह भी क्रोध में आकर सिंहनी का रूप धारण कर लेती है अपने बछड़े को बचाने के लिए। कुत्ता भी गरीब जानवर है, यानी पालतू जानवर के तौर पे देखा जाता है, एक एक रोटी के लिए भी दुम हिलाने लगता है आगे पीछे, लेकिन वह भी कभी कभी क्रोध में आ जाता है। पर वो भी, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा, चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार हो, चाहे कितना भी उसे खाना अच्छे से दिया जाए, नहीं दिया जाए, मारा जाए, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती, यानी ठीक है मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो कहते हैं उसके अंदर लेखक को लगता है, रचनाकार को लगता है कि उसके अंदर जो गुण है, वो जो गुण है वो सारे गुण किसी ऋषि मुनियों की भांति है। मैंने आपको बताया था कि ऋषि मुनि के अंदर क्या होता है, वो बहुत तप करके इन गुणों को प्राप्त करते हैं कि सुख दुख लाभ हानि का किसी भी दशा में उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि ऋषि मुनियों के अंदर ये जो गुण आते हैं बहुत तप या तपस्या करने के बाद आते हैं, लेकिन मनुष्य में यानी कि ये देखा जाए, गधे की मैं बात करूं तो गधे में कहते हैं कि ना ये गुण अनायास ही उसके अंदर है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, उसे बेवकूफ कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, सद्गुणों का अनादर कि ये सारे सद्गुण है उसमें, कि उसपे सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसको क्या है, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा सीधा है, सहनशील है। इतने सारे सद्गुण होने पर भी उन सद्गुणों का अनादर, अनादर अर्थात उसे मूर्ख समझना, उसे बुद्धिहीन समझना, कि उसके इतने सद्गुणों का अनादर किया जाता है। तो लेखक यहाँ पर कहता है कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए रचनाकार कह रहे हैं कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं, कि जरूरत से ज्यादा जो सीधापन है वो आपको मूर्खता का पर्याय बना देगा, कि जरूरत से ज्यादा सीधापन इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं, यानी कि आपके सीधेपन का अक्सर लोग क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, आपको बुद्धिहीन कहकर, आपको गधा कहकर, आपको मूर्ख कहकर संबोधित किया जाता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रचनाकार ने जो पाठ में यहाँ पर गधे का उदाहरण दिया है, कि गधे के बारे में आपको जानकारी देना या गधे की विशेषताओं का वर्णन करना यहाँ पर रचनाकार का उद्देश्य नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाठ में यहाँ पर जो उदाहरण गधे का जो दिया गया है, वो उदाहरण वहां पर उस समय की, जो समय था प्रेमचंद का, जो समय जिस समय उन्होंने ये रचना लिखी, उस समय की भारतीयों की मानसिकता, भारतीयों की गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। कि उस समय देश में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, और हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण भी यही था कि हमारी उस समय की मानसिकता बहुत हद तक ऐसी ही थी कि अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे और हम क्या करते थे, चुपचाप उन्हें सहते जा रहे थे। उसको हमने अपनी किस्मत मान लिया था। गुलामी मानसिकता जो थी हमारी उस समय की, जो गुलामी मानसिकता, उस पर व्यंग्य करने के लिए यहाँ पर रचनाकार ने गधे का उदाहरण दिया कि जरूरत से ज्यादा जो सीधापन है, भारतीयों की जो समय गुण थे वो भी गधे के समान ही थे, कि वो भी क्या थे, जरूरत से ज्यादा सीधे थे, जिस कारण कोई भी आकर हम पर, इतने सारे विदेशियों के अत्याचार हुए, विदेशियों के आक्रमण हुए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पर आक्रमण करके हमें अपने अधिकार में रखा। तो सबसे बड़ा जो हमारा कारण था हमारी गुलाम होने का, वो सबसे बड़ा कारण हमारा सीधापन ही रहा। तो इसी को दर्शाने के लिए रचनाकार ने यहाँ पर जो पाठ का आरंभ किया है वो गधे से किया है। गधा यहाँ पर दर्शाता है उस समय की जो भारतीय समाज है उसकी उस गुलाम मानसिकता को, उस मानसिकता पर कठोर व्यंग्य करने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता,
कहते भारतवासियों की अफ्रीका में जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा होने का भी सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है भारतीयों का जरूरत से ज्यादा सीधापन। ठीक है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? कि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता? क्या कारण है? कारण उनका सीधापन। कहते हैं उस समय जो भारतीयों में गुण उन्हें देखने को मिलते हैं, वो गुण क्या थे? कि बेचारे देखिए क्या क्या चीजें बताते हैं। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर जी तोड़कर पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। कि देखिए इतने सारे गुण होने के बाद भी भारतीयों में इतने सारे गुण हैं कि ना तो देखो बेचारे शराब पीते हैं, कुछ समय यानी बुरे समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर यानी कड़ी मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है, और 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। कि अक्सर आकर कोई उन्हें कुछ कहता है, उन्हें कुछ गलत कहता है या कुछ भी बात कहता है, तो वो चुपचाप क्या करते हैं, उसको सुनकर चुप लगा जाते हैं, कभी उसका पलटकर जवाब नहीं देते। लेकिन इतने सारे गुण उनमें होने के बाद भी रचनाकार कहता है कि वो फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। देखिए जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। इतने सारे गुण हैं हमारे अनुसार कि एक सभ्य मनुष्य के जो सारे गुण होने चाहिए, भारतीयों के अंदर वो सभी गुण हैं। एक जीवन का आदर्श हम जो मानते हैं कि एक अच्छे मनुष्य के अंदर ये गुण होने चाहिए, कहते हैं भारतीयों में सारे गुण हैं। लेकिन फिर भी वो भारतीयों के जो भारतीय हैं वो जीवन के आदर्श को क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। कि उनमें सारे गुण होते हुए भी एक कमी है। क्या कमी है? रचनाकार इसकी ओर इशारा करता है। देखिए कहते हैं अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। देखिए यहाँ पर रचनाकार ने सभ्य मनुष्य की, सभ्य जाति की एक विशेषता, सभ्य शब्द की एक नई परिभाषा यहाँ पर गढ़ी। हमारे अनुसार सभ्य व्यक्ति कौन है? सभ्य व्यक्ति वह है जो जिसका व्यवहार अच्छा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, मेहनत करे, दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा रहे। मतलब जो सारे गुण ऊपर लेखक ने यहाँ पर बताए वो सारे गुण भारतीयों के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वे सभ्य नहीं है। सभ्य कब बनेंगे? जब वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए। देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, यहाँ पर ये मुहावरा है। मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद की रचनाओं में आपको ऐसे मुहावरे बहुत देखने को मिलेंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात जैसा जैसे को तैसा, एक तरह से कि जैसा जवाब है वैसे ही आप क्या करें, उसका उत्तर दें, जैसा करा जाए आपके साथ। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी कि कमी सिर्फ एक है कि हम कभी भी क्या करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, अत्याचार और शोषण के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते, इसलिए भारतीय सभ्य नहीं कहलाते। इसी कारण वे जीवन के आदर्श को नीचे करते। तो यहाँ पर जरा ध्यान रखिए कि रचनाकार ने सभ्य शब्द की एक नई परिभाषा यहाँ पर गढ़ी है। कि भारतीयों के अंदर सारी चीजें हैं, शराब भी नहीं पी रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, जी तोड़कर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देते, लेकिन फिर भी बदनाम है। कमी सिर्फ एक, कारण कि वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, कभी भी उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज नहीं हुई उठाई, कभी भी अत्याचार और शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। इस कारण रचनाकार को लगता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, और यदि वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो क्या करेंगे, क्या कहें कहलाएंगे वो सब। आगे उदाहरण देता है, जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। कहते जापान की मिसाल सामने है, जापान ने भी अपने आत्मसम्मान और अपनी स्वतंत्रता के लिए ऐसा ही एक युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में विजय होने पर उसकी एक ही इस विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में, सभ्य जातियां जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती हूँ, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, उन सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, गिनती के योग्य यानी सम्मान के योग्य बना दिया। तो यहाँ पर रचनाकार इसके लिए क्या करता है, जापान का भी उदाहरण देता है कि भारतीय यदि अपने अधिकारों के लिए लड़ना लड़ना जानते
लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर वे भी क्या कहलाएंगे? सब। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं रचनाकार? कहते हैं लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, और उससे जो कम ही गधा है। गधा यहाँ पर क्या अर्थ बताया? गधे का अर्थ जो बताया रचनाकार ने, वो गधे का अर्थ यहाँ पर उसने बताया मूर्ख, यानी बुद्धिहीन। ऊपर अगर साधारण अर्थ की मैं बात करूं, तो यहाँ पर आरंभ में कहा कि गधे को मूर्खता यानी बुद्धिहीनता का पर्याय समझा जाता है। तो उससे थोड़ा कम ही गधा है, यानी उससे थोड़ा सा कम मूर्ख, कम बुद्धिहीन जिसे कहा जाता है, वो बैल को कहा जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ यहाँ पर बैल को कहा गया। बछिया यानी कि बछड़ा, बछड़े के ताऊ के रूप में हम यहाँ पर बैल को भी कहते हैं। कि अक्सर आप देखिए बैल के लिए भी कहा जाता है ये तो बैल बुद्धि है। अब बैल बुद्धि का अर्थ क्या हो गया? मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि अर्थात मूर्ख, बुद्धिहीन। यानी गधा भी एक तरह से मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, बेवकूफ का पर्याय माना जाता है। उसी अर्थ में, उसी से कुछ मिलते जुलते अर्थ में हम बैल का भी प्रयोग करते हैं। कि अक्सर हम किसी को बेवकूफ कहना चाहते हैं, या कहना चाहते हैं कि उसमें दिमाग नहीं है या मूर्ख है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बैल शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे ये तो बैल बुद्धि है, आपने सुना होगा अक्सर, ये बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि अर्थात जिसका दिमाग ठीक से काम ना करे, जिसे ठीक से सब कुछ समझ में ना आता हो, एक तरह से बुद्धिहीन के संदर्भ में। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। रचनाकार कहते हैं कि देखा जाए बेवकूफों में बैल को भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, लेकिन लेखक को ऐसा नहीं लगता। लेखक कहता है बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी बैल, लेकिन बैल के अंदर देखा जाए तो बैल भी कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल, कहीं पर अड़ जाता है, जो काम उसे नहीं करना उसे नहीं करना, अड़ जाना किसी काम को, अड़ियल बैल भी देखने में आता है। और भी कई रीतियों से, कई तरह से अपना असंतोष, यानी अपना असंतोष प्रकट कर देता है कि अगर उसे कोई काम करना नहीं है तो वो नहीं करेगा। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी सर्वश्रेष्ठ जो मूर्ख कहा गया है, जिसे बुद्धिहीन कहा गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो रचनाकार के अनुसार गधे का है, उससे नीचे स्थान है बैल का। आगे चलते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। देखिए यहां से अब आपका पाठ आरंभ होता है। अभी तक रचनाकार ने ऊपर जो आपको बताया वो सिर्फ एक तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश में जिस समय स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ भी लिखा जाना संभव नहीं था। ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीयों को जागरूक करने का, भारतीयों को, भारतीयों के अंदर देशभक्ति का भाव भरने का एकमात्र माध्यम रचनाएं थी। सीधे तौर पर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अंग्रेज अक्सर क्या करते थे, उनको बैन कर देते थे, बंद करा देते थे, रचनाकारों को जेल में डाल दिया जाता था, उनकी रचनाएं लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। तो ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे, एक तरह से युद्ध का बिगुल बजाना। युद्ध का बिगुल किस संदर्भ में? कि लोगों में क्या पहुंचे? जागरूकता पहुंचे। इसलिए रचनाकार ने यहाँ पर आरंभ में गधे का उदाहरण दिया, और उसके आगे उसने क्या किया? सभ्य शब्द की एक नई परिभाषा करी। ठीक है। अब इसी पाठ के अंदर आप देखिए, यहाँ से एक तरह से जो पाठ है वो आपका यहाँ से आरंभ होता है, जो कहानी है दो बैलों की कथा कि झूरी, जैसे कि पाठ के सार में मैंने आपको बताया कि झूरी नाम का एक झूरी नाम का एक किसान था, और उसके दो बैल थे,
दोनों बैल हीरा और मोती दो नाम थे उनके, दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर बैलों की विशेषता यहाँ से आती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखने में सुंदर, काम में चौकस यानी अपने काम फिट एकदम, जो काम करने को दिया जाता उसको अच्छे से पूरा करते थे। डील में ऊंचे, डील डोल यानी शारीरिक जो स्ट्रक्चर था, जो उनकी शारीरिक थे, वो क्या था, डील डोल क्या था, खूब अच्छा ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था कि हीरा और मोती बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, दोनों में काफी अच्छा भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे हीरा और मोती के बारे में पूछा जाए कि दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा क्या होती है? मूक भाषा, देखिए कि जहाँ पर क्या होती है कि आप जब किसी से बात करते, किसी दूसरे से बात करते, तो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप वाक्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीरा और मोती थे, बोल तो सकते नहीं है, भाषा उनके पास है नहीं, तो कहते हैं मूक भाषा में बिना कुछ बोले अपने एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे। ठीक है, मूक भाषा जिसमें बोलने की आवश्यकता ना पड़े, बिना बोले ही आप दूसरे के मन के भावों को समझ लें, दूसरे की बातों को आप जान लें, तो वो कौन सी भाषा थी? मूक भाषा में विचार विनिमय अर्थात आपस में एक दूसरे से बात करना, विचारों का विनिमय करना, विचारों का आदान प्रदान करना, यानी यानी बिना बोले ही वो दोनों एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की मन की भावों को समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य किस गुण से वंचित है? कि मनुष्य के पास देखिए भाषा है, ठीक है, वो अपने मन के भावों को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। पर बहुत सारे ऐसे भाव हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके मन के ऐसे भाव हैं जो भाषा के माध्यम से भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कई बार अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है तो सामने वाला समझ नहीं पाता। लेकिन हीरा और मोती के पास, वो यहाँ पर कहते हैं कि शायद ऐसी कोई गुप्त शक्ति होगी, ठीक है, ऐसी कोई गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा, कि मनुष्य क्या है, अपने आप को सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ मानता है, ठीक है, सबसे ज्यादा महान मानता है, सबसे ज्यादा जो गुण है वो मनुष्य के पास है। वो मनुष्य भी उस गुप्त शक्ति से वंचित है। कौन सी गुप्त शक्ति? कि मन के भावों को पढ़ लेने वाली शक्ति, एक दूसरे बिना बोले एक दूसरे के मन के भावों को समझना, एक दूसरे को समझना। आमतौर पर आज हमारे पास भाषा है, ठीक है, हमारे पास संचार के बहुत बड़े बड़े साधन हैं, हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे के मन के भावों को नहीं समझ पाते। हमारे पास बेशक आज भाषा है, हम भाषा के द्वारा अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो भाव प्रकट नहीं कर पाते कई बार, और कई बार सामने वाला भी उन भावों को समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर उस पर भी एक लेखक क्या करता है, यहाँ पर व्यंग्य करता है। आगे बताता है दोनों बैलों के बारे में, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। वो कहते दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, ठीक है, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, विनोद के भाव से। विग्रह मतलब बैर के भाव से नहीं, ऐसा नहीं लड़ने के लिए दोनों एक दूसरे से सींग भिड़ा लिया करते थे, कि विनोद के भाव से, हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, जैसे आप आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा धौल धप्पा करते हैं, धौल धप्पा मतलब थोड़ा सा धक्का दे दिया, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, ऐसे उनमें भी आपस में वो विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से आपस में इस तरह से धौल धप्पा, एक दूसरे को छूना, धक्का देना, उस तरह से खेला करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। कुछ फुसफुसी यानी मजा नहीं आता, कि दोस्तों में क्या है, आपस में वो मस्ती मजाक चलता रहता है, आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा मजाक मजाक में हल्की फुल्की धक्का देना, हल्का फुल्का एक दूसरे से बात करना। तो वो कहते हैं कि उसके बिना ये दोस्ती क्या है, कुछ हल्की, कुछ फुसफुसी सी लगती है।
जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी दोस्ती में वो आत्मीयता, वो प्रेम का भाव होना चाहिए, हल्का सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। ठीक है। प्यार में जिसे कहते हैं ना नोक झोंक करना, प्यार में नोक झोंक, तो वो प्यार भरी नोक झोंक होनी चाहिए, वरना वो दोस्ती क्या लगती है, खुशफुसी सी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए, जिस वक्त ये दोनों बैलगाड़ी में जोत दिए जाते, गाड़ी में इन्हें लगा दिया जाता था, बैलगाड़ी जिसे आप कहते हैं उसमें लगा दिया जाता था, तो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा बोझ भाई दूसरे के गर्दन पे ना आए, मेरे गर्दन पे ज्यादा से ज्यादा बोझ मैं संभालूं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने, नांद, नांद क्या होता है, गांव में इनके लिए खाना डालने के लिए जो भी ने खाना वगैरह डाला जाता है उसके लिए एक मिट्टी का स्थान बना दिया जाता था, जिसे नांद कहते हैं। उस नांद में खली भूसा, उनके खाने के लिए जो भोजन होता है ये इन्हें बड़ा प्रिय होता है, खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते, यानी उसमें साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते, यानी एक साथ खाते एक साथ हटते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो देखिए, इस प्रकार दोनों बैलों का यहाँ पर प्रेम, आपसी जो प्रेम था वो प्रेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दोनों बैल आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम आत्मीयता का भाव रखते थे, उसका वर्णन यहाँ में किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। आशा है आज जो पढ़ा वो आपको समझ आया होगा, और पुनरावृत्ति अवश्य करते रहिएगा। धन्यवाद।